केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद भवन में चर्चा होने वाली है, जिसमें कि बीजेपी सांसद भी भाग लेंगे और इसके अलावा विपक्षी सांसद भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों दलों की तरफ से ही संविधान को लेकर के होड़ मच चुकी है और श्रेय लेने की होड़ यहां पर दोनों में देखने को मिली है। फिलहाल आप इसको लेकर के एक रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र और हंगामा बवाल के साथ सत्र चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, शीतकालीन सत्र में अभी तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के मुद्दे नहीं बल्कि सियासी आरोपों की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल अपने खास एजेंडा को मुद्दा बना हंगामा और बवाल करते रहे हैं, लेकिन अब बारी चर्चा की है। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में 4 दिन की चर्चा की शुरुआत लोकसभा से हुई। आज और कल लोकसभा में खास बहस है। पीएम नरेंद्र मोदी कल बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के करीब 12 सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के 6 बहस करेंगे। इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता भी बोल सकते हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस 25 तारीख से अब तक मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर हंगामा करती रही है, लेकिन बीजेपी ने सोनिया और सोरोस का लिंक बताकर कांग्रेस को घेरा। यानी बारी जब जवाब देने की आई तो भी जवाब नहीं, कांग्रेस का बवाल ही दिखा। संविधान पर चर्चा के बहाने बीजेपी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव का जवाब देना चाहती है। लिहाजा बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, यानी चर्चा के दौरान सबको मौजूद रहना होगा। लेकिन इसके पीछे कहीं कोई बिल तो नहीं है जिसे लाकर सरकार चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तो विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर चौंका दिया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संविधान पर चर्चा के दौरान देखी तीखी बहस भी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे जब संविधान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। सांसद जगदंबिका पाल विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन के अंदर आपको नजर आएंगे। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान पर चर्चा करेंगे। सदन की देखिए शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट में पीपी चौधरी का नाम भी शामिल है जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं डी पुंदेश्वरी भी संविधान पर यहां चर्चा करती हुई आपको दिखाई देंगी सदन के अंदर। वहीं अगर आगे बात करें इसी कड़ी में, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी विपक्ष को यहां पर जवाब देती आएंगी जब संविधान पर चर्चा होगी, जिसकी 75वीं वर्षगांठ इस समय मनाई जा रही है। तेजस्वी सूर्या के अलावा अभिजीत गांगुली, कटक से सांसद भुरथरी मेहताब का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं इस चर्चा को लेकर आगे बात करें तो आज देखिए जब बीजेपी के तमाम नेता बोलेंगे, हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी सदन में पहली बार जवाब देती हुई नजर आए। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर कार्रवाई चल रही है सदन के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 100 days intensified campaign so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly, which will include the PLHIVs, which will include the smokers, the alcoholics, the people who are malnutrition. And for them, I would also like to inform the honorable member through you, sir, that we are giving them energy dense nutritional supplement for 2 months, especially for patients who are undernourished. So it is a collective effort that the public representatives, the government, the administrative machinery, everybody has to make together. And insofar as TB elimination efforts are concerned, we have made substantial progress. We have scaled up our infrastructure facilities also in terms of our DMCs or our molecular diagnostic laboratories. So there is no stone left unturned insofar as government is concerned. We all have to collectively come together and make sure that no individual
who's TB infected or who is an active TB case is left behind. We are there with you. You also have to come and work hand in hand with us. माननीय मंत्री जी ने डिटेल जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एकदम अलर्ट मोड पर है। इसको अमली जामा पहनाने की लगातार कवायद चल रही है। आपको बता दें इस बिल को पेश करने की संसद में तैयारी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके बाद बिल बना। अब ऐसे में लगातार ये कोशिश है कि इसे संसद में पेश किया जाए, लेकिन इसके बाद इस बिल के पास आने के बाद एक धड़ा जो है वो पक्ष में दिख रहा है, दूसरा इस पर जमकर सियासत कर रहा है, विरोध के सुर दिखा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी ने अपना एक और मिशन पूरा करने का मन बना लिया है। देश में साल दर साल चुनावी शोर को थामने के लिए अब मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाने की तैयारी में है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट पर बने बिल को बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब खबरें हैं कि जल्द ही इसे संसद में पेश किया जाएगा। मगर बिल आने से पहले ही इसके समर्थन और विरोध में सियासत शुरू हो गई है। जी, ये पूरे देश में एक उत्साह की जो है वो एक डेफिनेटली एक लहर है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव के खिलाफ हैं। गैर संवैधानिक है और ये लोग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसके खिलाफ है, पर लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र को खत्म करने वाला एक विधेयक है। देखिए, भारत सरकार का एक नया ड्रामा है और भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की आड़ में प्रेसिडेंशियल रूल लाना चाहती है। कौन बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन? जो कानून नहीं मानते, जो संविधान नहीं मानते, ये रूल मानते हैं क्या? बाकी लोग अभी भी भटक रहे हैं। सांसद कल आए, आज आशीर्वाद मिले, सदन में भी वही हो रहा है ना, रोज जीरो लगता है। निशिकांत दुबे जी का रोज जीरो लगता है। बिल को संसद में पेश होने से पहले ही जिस तरह का विवाद है, ऐसे में सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी, क्योंकि बिल को मंजूरी के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी होगा और इसके लिए सदन में सरकार को करीब 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। जबकि लोकसभा में एनडीए के पास 290 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 230 से ज्यादा सीटें। राज्यसभा में एनडीए की 112 से ज्यादा सीटें हैं तो विपक्ष के पास करीब 85 सीटें हैं। यानी सरकार अकेले इसे पारित नहीं करवा सकती। इसके साथ ही 50% विधानसभाओं की मुहर भी जरूरी है। राज्यों में तो एनडीए की इतनी सरकारें हैं कि वहां से इस बिल को मंजूरी मिल जाएगी, मगर मामला संसद में अटक सकता है। ऐसे में सरकार सबको साधने की कोशिश करेगी। उनको लगता है कि एक ही रास्ता है, वन नेशन वन इलेक्शन कर दो, हर चीज वन नेशन वन टैक्स कर दो। ये सब ड्रामेबाजी है। मैं समझता हूँ ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तमाम सियासत के बावजूद अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है तो देश में 2029 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और उसके करीब 100 दिनों के बाद निकाय चुनाव हो जाएंगे। इससे पैसा, सुरक्षा और संसाधन बचेंगे, लेकिन विरोध में तर्क है कि इससे राष्ट्रीय मुद्दों में राज्यों के मुद्दे गौण हो जाएंगे। संविधान और लोकतंत्र की भी दुहाई दी जा रही है। अब ये समाधान लंबी चर्चा के साथ ही निकाला जा सकता है। बिना वजह